ध्यान से सुनो, नहीं तो निकल ही गया, सिलेबस खत्म ही हो गया है। ध्यान से सुनो सही बच्चे। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी इवेंट्स के होने की क्या संभावना है। और ये प्रोबेबिलिटी नया सेक्शन नहीं है मैथ का, पुराना सेक्शन है। 9th से हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं, 9th पढ़ा है, 10th पढ़ा है। और तो सबसे बेसिक बात अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का होता है, और इवेंट जो होती है वो किसी भी सैंपल स्पेस का आउटकम्स होता है। सैंपल स्पेस का क्या होता है? आउटकम्स होता है। इवेंट क्या होती है? सैंपल स्पेस क्या है? किसी भी इवेंट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट का, उसके ऊपर लिख देते हैं कि एक्सपेरिमेंट का, बट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स तुम्हें पहले से पता हो। जैसे तुमने कॉइन को फेंका तो उसके आउटकम तुम्हें पता है कि कॉइन के आउटकम कौन कौन आएंगे भाई? हेड आएगा और टेल आएगा। और इस आउटकम्स को करली ब्रैकेट में लिखना, दैट इज कॉल्ड क्या? सैंपल स्पेस। इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हेड आना, इसका एक आउटकम्स को ले लेना, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इसको हम इवेंट बोलेंगे। यानी इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का एक टुकड़ा होता है, यानी एक पार्ट होता है, ठीक है। सैंपल स्पेस का क्या होगा? एक पार्ट होगा। और इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। इवेंट को हम क्या लिखते हैं? ई से लिखते हैं। इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ई। तो क्या लिखते हैं? ई इवेंट्स के जो फेवरेबल आउटकम्स के नंबर है, फेवरेबल आउटकम्स के नंबर है, आउटकम्स के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं उसके नंबर। और बाई में क्या लिखते थे बताओ? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम। जैसे यहां पर कहेंगे कि इस सैंपल स्पेस का ये हमारा क्या है? इवेंट है। तो इवेंट में कितने आउटकम्स फेवरेबल है? एक है। एक हमारा क्या हो गया? आउटकम्स हो गया, फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। यानी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, ठीक है। किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 से छोटी होती है, 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी। अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट्स। और अगर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी, 0 से बराबर है तो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। यानी किसी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स, ना होने वाला इवेंट्स। और एक इवेंट इसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 होगा, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। और किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे लिखते हैं। ये सब तो हमारी 9th-10th की बातें, ठीक है। 9th-10th में इतनी आउटकम्स, इतनी बातों को अगर थोड़ा समझ जाता तो बेसिक चीज इतना ही है। अब हम लोग 11th में कब पढ़ा था कि एक पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरीके का इवेंट्स अगर होगा, मान लीजिए कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। जैसे कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, उस फॉर्मूले को मैं यहां लिख दूंगा। जैसे मान लो कि एक था प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट्स का, जैसे ऐसे लिखा हुआ था कि ये तो हम लोग 10th में भी लिखते थे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स का अगर पता हो, उसके ना होने का इवेंट्स कैसे निकालते थे भाई? 1 में से माइनस कर लेते थे। इसको बोलते थे नॉट इन। एक ये बात था जिसको हमने 10th में भी पढ़ा था। एक और बात था कि मान लो कि एक ए इवेंट है और एक बी इवेंट है, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कहेगा निकालने के लिए, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कहेगा निकालने के लिए। सही बच्चे इस फॉर्मूले को लिख लो। इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी बी माइनस में लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ये एक
फॉर्मूला आप लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए भाई, कुछ नॉमिनक्लेचर है, जैसे ए एंड बी बोलेगा, ए एंड बी क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये है। तो बच्चे इसको लिखते चले जाइए हमारे बात को, ए और बी बोलेगा तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए बट नॉट बी बोलेगा, नॉट बी बोलेगा तो लिखेंगे ए माइनस बी, बी बट नॉट ए बोलेगा तो बी माइनस ए, नॉट ए बोलेगा, नॉट ए बोलेगा मतलब ए डैश बोलेगा, नॉट ए मतलब 1 माइनस ए। ये सब कुछ बातें हैं। एक और बात है, नाइदर ए नॉर बी, बी कैसे लिखेगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे भी लिखेगा, ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश, ये दोनों एक ही चीज है, नाइदर ए नॉर बी, नहीं ए नहीं बी। ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसको याद कर जाओ, दिमाग को टिका दो, दिमाग में रख लो, आपको यूज करना पड़ेगा तो आप यूज कर सकते हो। एक है डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन्स लॉ कहा जाता है कि ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पढ़े होंगे शायद, और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये सारे जो कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। ये सब बातें याद कर लो, दिमाग में रखोगे तो कुछ बातचीत करेंगे तो उससे इस बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस बात को समझ सकते हो। ये बोला जाएगा तो ये करेंगे, ये बोला जाएगा तो ये करेंगे, ये सब। बट यहां जो हमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सब तो सिंपल प्रोबेबिलिटी था, ठीक है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है सो हम समझेंगे थोड़ा, हेडिंग लगा लेंगे सही बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो 12th में पढ़नी है वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। लिख लेते हैं बच्चे, पढ़नी क्या है, कंडीशनल। सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका समझ लो। मान लो कि कोई ई इवेंट है और कोई एफ इवेंट है, और कोई आदमी ऐसा लिख देता है ई बाई एफ, ऐसा लिखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ई बाई एफ ऐसे लिखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ई की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, जबकि एफ क्या है, अकर है। अब इस बात को समझते हैं, ई की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है जबकि एफ क्या है, अकर्ड। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय में नंबर ऑफ एफ के बराबर होता है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बदल गया, ऐसे बदल गया।
क्या लिखते हैं, इफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जबकि एफ इवेंट अकर्ड है, ठीक है, एफ इवेंट अकर्ड है, तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ बाई में क्या लिख देंगे, एफ, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इंटरसेक्शन सेट में नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एफ सेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए भाई, अब एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं और इस बात को समझते हैं। लिखेगा, लिख लिख के क्या करेगा, थोड़ा समझ ले फिर लिख लियो, क्या थोड़ा समझ लो, कोई बात नहीं। चलो एक सवाल के सवाल को बनाते हैं और बच्चों के साथ समझते हैं। चलो भाई, एक सवाल देख लो सही बच्चे, क्या कह रहा है, दिखाया कि फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, तो फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या सैंपल स्पेस होगा भाई, एक फैमिली के पास 2 बच्चे हैं तो क्या क्या होगा, दोनों बॉयज हो सकता है, पहला बॉयज होगा दूसरा गर्ल्स होगा, पहली गर्ल्स होगी दूसरी बॉयज होगी या दोनों गर्ल्स होगी, यही तो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, यही तो 2 बच्चे के आउटकम। चलो भाई, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज, यानी ई क्या हो गया भाई, बोथ चिल्ड्रन क्या हो गया, बोथ, ध्यान से सुनो, जब भी कंफ्यूज हो जाना इसी सवाल को याद कर लेना, बोथ चिल्ड्रंस आर क्या, और क्या निकालना है, बॉयज, सभी दोनों बच्चे बॉयज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है, गिवन दैट लिखा हुआ है ना यार, एक सवाल मोस्टली सवाल में गिवन दैट अकर्ड ऐसा कुछ लिखा हो, क्या गिवन दैट है, तो गिवन दैट को हम एफ इवेंट्स कहेंगे, क्या गिवन दैट है, कोई बच्चा बता दो, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ऐसा कुछ लिखा हो। तो पहले इसके आउटकम को लिख लेते हैं, बोथ चिल्ड्रन दैट बॉयज, तो क्या आउटपुट होगा, बीबी, और गिवन दैट क्या है बताओ कोई बच्चा, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, तो कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो बीबी तो होगा ही भाई, हाँ तो 2 लड़के हैं, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो बीजी भी होगा और जीबी भी, पर जीजी नहीं होगा, उसमें तो गर्ल्स है भाई, कम से कम एक बॉयज होने चाहिए। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसका सीखा है भाई, प्रोबेबिलिटी ई बाई में एफ, प्रोबेबिलिटी ई बाई में एफ, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई में नंबर ऑफ एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ इन दोनों में इंटरसेक्शन कितने हैं बताओ, 1 है, तो ऊपर लिख दो 1, नीचे लिख दो 3, ये इसका इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आसान है, ज्यादा टफ नहीं, ठीक, हाँ, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो बेबी हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, तो बेबी हो गया, बीजी हो गया, जीबी हो गया, दोनों में कॉमन जो होगा उसको ऊपर लिख दो और टोटल एफ की संख्या को क्या कर लो, नीचे लिख दो, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकाल आएगी, ठीक है। चलो भाई, अब इसी बात को समझना है, इसी बात को कर करके क्या करना है बताओ, लिखेगा भी, अरे यार लिखो ना तो मेरे साथ, क्या दिक्कत है लिखने, हाथ थोड़े रुका, चलो एक सवाल, चलो फिर से लिखो, मेरे साथ लिखो, कहता है 10 कार्ड नंबर 1 से 10 तक प्लेस इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 10 कार्ड रख दिया गया, मिक्स अप थॉरली एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, ये नोन दैट मतलब क्या, गिवन दैट, ये इवन ई है कि एफ है, ई कहां है यार, एफ है, ई काय को बोल रहा है, नोन दैट, गिवन दैट, ई थोड़ी है, एफ इवेंट है, इसी को पहचानना है। देखो यार, इट इज नोन दैट नंबर ऑन कार्ड, नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट, यानी हमारा इवेंट जो है, ई जो है, वो इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? जबकि सैंपल स्पेस में कितने नंबर है बताओ? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सैंपल स्पेस में इतने सारे एलिमेंट है, इसको थॉरली मिक्स कर दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द इवन नंबर? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवन नंबर कौन कौन हो गया भाई? 2 4 6 8। और एफ जो इवेंट है वो अकर्ड इवेंट है, वो क्या कह रहा है भाई? मोर देन 3। 10 भी है, कम आएगा यार। और ये कह रहा है मोर देन क्या? 3। मोर देन 3। 3 से मोर देन तो क्या होगा भाई? 3 से मोर देन कौन कौन होगा? 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना? कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके का 12वीं का दिमाग है, बोर्ड आ गया, सब चीज आ गया, फिर भी बात किया जा रहा है। बुद्धू सब कहीं का उठा के पहाड़ फेंक देंगे तो पता ही नहीं है। हाँ, फालतू में पंगा ले रहा है। 2 6 8 10। 2 6 8 10 क्या क्या कहो? 2 4 6 8। कितने कॉमन हो गए भाई दोनों में? 1 2 3 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो 4 ऊपर लिख दीजिए। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लिख दीजिए। 4/7 कटना हो तो काट लेना, नहीं तो ऐसे ही छोड़। फिर तो देख लो, क्वेश्चन से ये पता करना है कि कौन सा इवेंट अकर्ड है, गिवन दैट है, और कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो। तो देखो यहां लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसको ई मान लो। और गिवन दैट इट इज नोन दैट मतलब क्या? गिवन दैट ये तुमको पता है कि डॉन कार्ड इज क्या? मोर देन 3। ये पता है कि कार्ड क्या है? बोलो, कार्ड क्या है? 3 से बड़ा है। ये पता है कि कार्ड जो निकलेगा वो 3 से बड़ा ही है। तो 3 से बड़ा कार्ड जो नोन कार्ड है, तो 3 से बड़ा कौन कौन है भाई? 4 5 6 7 8 9 10। और इवन नंबर निकालना है तो कॉमन क्या हो गया? 4 6 8। 4 6 8 10। 4 हमारा कॉमन एलिमेंट है, 4 निकल सकता है भाई। तो आउटकम्स को एफ जो हमारा है उसके आउटकम्स को हम नीचे लिख दिए, 7 है आंसर आया। ठीक है, 4/7। पटाखा का आवाज सुनेगा तो कहां से समझ में आएगा? सुनो पटाखे का आवाज भाई, इसमें कॉमन ही है 4 6 8 10। देख रहा है? 4 6 8 10 कॉमन। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है? इन दोनों में कॉमन जो है उस कॉमन एलिमेंट को ऊपर लिख दो और टोटल आउटकम एफ को क्या लिख दो? नीचे लिख दो। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस तुमको लग रहा है कि जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, वो कोई ऐसा बहुत जबरदस्त साइंस की, बाप रे बाप, जबरदस्त गुरु मस्त वाला, इतना दिमाग भारी, सिंपल सा कॉमन निकालना है, देना है। सर जी समझ में नहीं आया, चलो भाई। क्या दिया भाई? एक स्कूल में जिससे 1000 स्टूडेंट है, आउट ऑफ दिस 430 क्या है? गर्ल्स। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% girls study in 12th class. What is the probability a student randomly study in class 12 given that the chosen student is a क्या? girl? हो गया ना सत्यानाश? चलो भाई पढ़ो, समझ में आ गया तो सही है। चलो भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसका निकालना? दैट गर्ल्स सेलेक्ट किया गया रैंडमली स्टडी इन क्लास 10 गिवन दैट कि जो चूजन जो स्टूडेंट है वो क्या है? गर्ल्स स्टूडेंट। तो गर्ल्स होना क्या हो गया? गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज गर्ल्स। एफ इवेंट कौन हो गया? गर्ल्स होने की एबिलिटी हो गई। एफ इवेंट क्या हो गया? गर्ल्स होने की एबिलिटी हो गई। गर्ल्स गिवन दैट चूजन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, गर्ल्स होने की एबिलिटी को
एफ इवेंट्स बोलेंगे। चलो भाई, 1000 स्टूडेंट्स में गर्ल्स कितने हैं भाई? 430 क्या है? गर्ल्स है, नहीं? तो 430 गर्ल्स हमारी है, ठीक है, 430 गर्ल्स। चलो, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, तो प्रोबेबिलिटी ई जो निकालना है वो क्लास 12 का स्टूडेंट है, क्लास 12 का स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? ई बाई में क्या निकालना है? तो क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या होगा? बाई में नंबर ऑफ क्या लिखेंगे? तो ई में कौन सा स्टूडेंट होगा? जो गर्ल्स स्टूडेंट होगी और क्लास 12 में पढ़ती होगी। तो बताओ गर्ल्स स्टूडेंट कितने हैं जो क्लास 12 में पढ़ते हैं? 10% है। तो गर्ल्स स्टूडेंट कितने हैं क्लास 10th में पढ़ते हैं? 10% है। तो 10% किसका होगा? 430 का 10% होगा, तो कितना होगा भाई? 43 होगा। टोटल स्टूडेंट कितना होगा बताओ? कितना होगा? 1/10। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं देख लूं। ठीक है, आंसर तो ठीक है। सुनो, ध्यान से सुनो, सवाल को समझ जाओगे तो बना दोगे, नहीं समझोगे तो नहीं बना। 1000 स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1000 स्टूडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कहा गया कि भाई 430 गर्ल्स है हमारे पास, 430 गर्ल्स है, और जो तुमने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है वो गर्ल्स स्टूडेंट है बट 12th क्लास में पढ़ती है। तो 12th क्लास की तो बात चल ही रही है, पर वो गर्ल्स स्टूडेंट है। तो गर्ल्स स्टूडेंट कहां प्रेजेंट होगा? जो 12th क्लास में है। ये 1000 स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट है? इन स्कूल है, स्कूल में 1000 स्टूडेंट की बात कर रहा है। बट हमें क्या कर रहा है? गिवन दैट चूजन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो ये जो 430 गर्ल्स है वो 12th क्लास की गर्ल्स नहीं होगी, सारी गर्ल्स होगी। उसमें कितने 12th क्लास की गर्ल्स हैं? कितने 12th क्लास की गर्ल्स? 10% है। पूरे स्कूल में 10% 12th क्लास की गर्ल्स है। तो गर्ल्स जो है ना वो गिवन कंडीशन है। देखो यहां दिया हुआ है, क्या दिया? गिवन दैट द सेलेक्ट स्टूडेंट इज क्या? गर्ल्स। तो सिलेक्ट स्टूडेंट गर्ल्स है तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 430 ही तो सैंपल स्पेस हो गया। हम कहेंगे कि हम पूरे श्रीवास्तव क्लासेस में गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, तो गर्ल्स को ही लेंगे भाई। जितनी भी श्रीवास्तव क्लासेस में 1000 स्टूडेंट में कितनी गर्ल्स है भाई? 430 गर्ल्स। तो 430 गर्ल्स में फिर उस गर्ल्स को उठाएंगे जो 12वीं की गर्ल्स है। तो क्या वो 430 जो है गर्ल्स की संख्या, उसी में तो 12वीं की भी गर्ल्स घुसी हुई है, इंटरसेक्शन में वही तो आएगा बॉस। तो कितनी गर्ल्स है? टोटल गर्ल्स का 10% गर्ल्स है। तो टोटल गर्ल्स कितनी है बताओ इस सवाल में? 430 है। उसका 10% गर्ल्स जो कॉमन गर्ल्स है 12वीं में पढ़ती है वो गर्ल्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या जाते हैं, ये 430 मान लेते हैं क्या 12th क्लास का गर्ल्स। ये 12th क्लास की गर्ल्स नहीं है, ये 1000 स्टूडेंट के स्कूल वाले स्ट्रेंथ में 430 गर्ल्स की संख्या है, 570 क्या है? बॉयज की संख्या है। अब वो 430 गर्ल्स में तो 12वीं की भी तो गर्ल्स होगी, वो कितने परसेंट है बताओ? 10% है। तो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुमने जो एक लड़की को सिलेक्ट किया वो 12वीं के स्टूडेंट और गर्ल्स स्टूडेंट हो, ठीक है? तो 12वीं का स्टूडेंट, तो पूरी गर्ल्स वाली जो फैमिली है उसमें 10% जो है वही तो 12वीं के स्टूडेंट है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 10% ऑफ गर्ल्स नंबर, 10% ऑफ गर्ल्स नंबर, यानी 430 का 10% क्या हो गया? 43 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट 430 डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई? 0. ये 3 सवाल को जो बच्चे अपने दिमाग में घुसा के रखेंगे वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बनाएंगे, अन्यथा किसी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। आप मन से ध्यान से इस सवालों को दिमाग में फिट करोगे कि ऐसा देगा तो ऐसे सोचेंगे, तो जाकर के आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? अरे बड़े होशियार हो तुम।
चलो एक सवाल और ले लो, और तो सवाल सब बन जाएगा, आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप बना दोगे। चलो एक सवाल ले लेते हैं, ये सब बन जाएगा। ऐसा सवाल देखो ध्यान से बनेगा। चलो एक सवाल और ले लेते हैं। क्या दिया हुआ बताओ। एक डाइस थ्रो किया ट्वाइस, डाइस थ्रो करेंगे ट्वाइस, कितने सैंपल एल्सियस बनेंगे? 36। सम ऑफ नंबर appearing of job to be 6. What is the conditional probability that number 4 has appear at least once? ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है भाई? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? नंबर हैज अपीयर एट लीस्ट वंस, 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वन, 4 हैज appeared at least once, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए। कौन कौन होगा आउटकम भाई? 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 1-4, 2-4, 3-4, 5-4, 6-4। और कोई आउटकम होगा क्या? क्या लिखा? 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए भाई। ठीक तो हो गया। 1 के टर्म में आएगा 1-4, 2 के टर्म में आएगा 2-4, 3 के टर्म में आएगा 3-4, 4 के टर्म में आएगा 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 तक, 4-6 तक। फिर क्या हो गया? सारे आउटकम लिख दिए। अब क्या हो गया? क्या ऑब्जर्व क्या होगा? यही तो ऑब्जर्व, यही तो गिवन है। गिवन क्या है? एफ इवेंट इवेंट। क्या कर रहा है? क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई? जो गिवन है, जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें पता है कि सम ऑफ नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व टू बी क्या? 6। तो क्या होगा भाई? 1 के साथ 5, 6 आ गया। 2 के साथ 4, 6 आ गया। 3 के साथ क्या आएगा बताओ? 3, 6 आ गया। 4 के साथ 2, 6 आ गया। 5 के साथ क्या हो गया? 1, 6 आ गया। और भी कौन होगा क्या? और कोई होगा क्या? नहीं होगा बॉस। ध्यान से देखो, The dice is thrown twice. Sum of number appearing is observed to be 6. ये गिवन है, यही ऑब्जर्व हुआ है, ये गिवन है। इसी को समझना है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नंबर 4 appear at least once। ठीक है, नमस्कार। तो प्रोबेबिलिटी E by F, E by F क्या होगा प्रोबेबिलिटी भाई? कैसे निकालेंगे E by F की प्रोबेबिलिटी? तो E by F की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई? दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन कितना है? 2 4 है और 4 2 है। यही तो 2 कॉमन है, तो 2 लिख दिया। और F के आउटकम्स को लिख देते हैं। गिवन के आउटकम 1 2 3 4 5, 2/5। तो क्या स्मार्टली आपको पता लगाना है क्वेश्चंस में कि क्या गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर जो बच्चा इसको स्मार्टली बनाया, समझ गया और उस इंफॉर्मेशन से उस बात को निकाल लिया, वो प्रोबेबिलिटी को बना देगा, यह सवाल को बना देगा, अन्यथा ये सवाल को नहीं बना पाएगा। अच्छा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा? निकल आएगा 2/5 आएगा। ठीक है। अब एक बात क्या हुआ, सुनो 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 सुनो, सही बच्चे एक बात समझ लो, सही बच्चे, इसमें जो सिंपल स्पेस बनते हैं, ध्यान से सुनो। सिंपल स्पेस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? पॉइंट पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। डाइस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। बोलते हैं इक्वली लाइकली, यानी सभी इवेंट्स के आउटकम्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है।
इक्वल लाइकली है, माने इक्वल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट कोई ऐसा बात बोले जिसमें इवेंट जो आएगा उसको हम कुछ ऐसा कंडीशन, ऐसी बात बता दें जिसमें आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बदल बदल के आए, ठीक है। कैसे बदलेगा सर? चलो भाई, जैसे मैं कहा कि हम और तनिष्क कॉइन पे गेम खेलेंगे, ठीक है भाई। तनिष्क बोला क्या कि सर जब हेड आएगा ना तो मैं कॉइन फेंकूंगा सर, कॉइन टॉस करूंगा, ठीक है। तनिष्क की बात मैंने मान ली, ध्यान से सुनो। तनिष्क बोला कि सर जब हेड आएगा तो मैं कॉइन को फिर से टॉस करूंगा, बट मैं बोला कि भाई जब टेल आएगा तो मैं डाइस फेंकूंगा। मान लो कि हेड आ गया तो ये तो कॉइन फेंकेगा, तो उस कॉइन पर फिर से हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और मान लो कि हेड आ गया, टेल आ गया, तो मैं तो कॉइन फेंकूंगा, डाइस फेंकूंगा। तो डाइस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? तो बदल गया भाई। इसमें सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं उस सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस में बताओ? हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल पॉसिबिलिटी सारे दिखना है। नो ध्यान लगा रहा है, सारी पॉसिबिलिटी को लिखना है। तो कंडीशन क्या क्या, कहानी क्या बनाया भाई कि एक डाइस लेके हम लोग फेंक रहे थे, हमने कहा ये कहा कि सर हेड आएगा तो मैं कॉइन फेंकूंगा। तो मान लो कि हेड आ गया, ये तो कॉइन फेंक लेगा, हेड के साथ हेड आएगा, हेड के साथ टेल आ जाएगा, इसका खत्म कहानी। अब जब टेल आएगा तो मैं तो डाइस फेंकूंगा, तो टेल के साथ क्या आएगा? 1 आएगा, टेल के साथ 2 आएगा, टेल के साथ 3 आएगा, टेल के साथ 4 आएगा, टेल के साथ 5 आएगा, टेल के साथ 6 आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आउटकम्स है वो अलग अलग है। टेल आने का आउटकम, टेल आने के साथ 1 आने का आउटकम जो है ना 1/6, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा अलग टाइप से सोचते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में तुमको मैं सोचने के लिए बाध्य करूंगा। अभी हम लोग इतनी बात समझ ले कि अभी जो हमारा सैंपल स्पेस बनाते थे, जैसे हमने क्या सैंपल स्पेस बनाया भाई कि बॉयज बॉयज बनाया, गर्ल्स गर्ल्स बनाया, बॉयज बॉयज गर्ल्स बॉयज बनाया, बॉयज गर्ल्स बनाया। किसी फैमिली में गर्ल्स जनरेट होने का, प्रोड्यूस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2, ठीक। दूसरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या और कुछ आ रहा है तुम लोग? चलिए, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये इवेंट इक्वली लाइकली है। और कहा गया कि अगर बॉयज आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और सेकंड बॉयज भी बॉयज आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है क्या? बॉयज बॉयज होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई। पॉसिबिलिटी तो 4 है, पहला बॉयज दूसरा बॉयज एक पॉसिबिलिटी, पहला बॉयज दूसरा गर्ल्स दूसरी प्रोबेबिलिटी, पहली गर्ल्स दूसरा बॉयज तीसरी प्रोबेबिलिटी, तीसरा कंडीशन। अब दोनों बॉयज आ रहे हैं तो 1/4 आएगा नहीं, तो बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी और बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, तो 1/4 आ गया, ठीक। तो अब तुम कह रहे सर बॉयज गर्ल्स आएगा तब सर इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, इसकी भी 1/4। अगली बार क्या होगा सर? गर्ल्स बॉयज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 1/4। सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग जब खेल रहे थे तो क्या बोला भाई? इसका आउटपुट क्या आया? हेड हेड आया, हेड टेल आया, टेल 1 आया, टेल 2 आया, टेल 3 आया, बोलो, टेल 4 आया, टेल 5 आया, टेल 6 आया, हेड हेड 1/4 आया, हेड टेल 1/4 आया, और ये 1/12 आया। समझ गया सब बच्चा? नहीं आया? टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, बट 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? 1/12। इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12। बदल नहीं गई, सारे सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी
अलग अलग होगी, तब तो कहानी कुछ अलग अलग होगी। ठीक है, तब एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी, सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस, सॉरी माइनस नहीं, बटे में प्रोबेबिलिटी क्या, ये फॉर्मूला याद करें, ऐसे सोचें। ठीक है, समझ गया था बच्चा? चलिए, सेम नहीं है, वहां पी लिखा हुआ है, वहां एच लिखा, एल लिखा हुआ है, सेम ही तो है, सेम नहीं है। चलिए भाई, अब छोटा सा एक सवाल बना लेते हैं, फिर हम लोग अपनी घर की ओर जाएंगे। क्या, देखो ध्यान से देखो, तो बच्चे आसान सवाल है। ई और एफ दो इवेंट्स है, ई का प्रोबेबिलिटी दे दिया है, एफ की प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दिया है, तो ई बाई एफ निकालना है और एफ बाई ई निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई प्रोबेबिलिटी? सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ? ई बाई एफ। क्या पढ़ा है अभी? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ा बताओ? ई इंटरसेक्शन एफ बाई में प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ कोई बच्चा? 0.2 है। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ कोई बच्चा? 0.3 है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? ये आएगा। अगली बार प्रोबेबिलिटी क्या लिखना है बताओ? एफ बाई ई लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं भाई? प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई बाई में प्रोबेबिलिटी ई। ठीक है, ऐसे लिखेंगे भाई। एफ इंटरसेक्शन ई कितना है भाई? 0.2 बाई में क्या है? ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। क्या होगा भाई? इस तरीके से सवालों को क्या करना है, बताना। ठीक है, चलो इसी बात पे एक सवाल सभी बच्चे बना दो, तो लिखो इसको। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। और इंडिपेंडेंट के केस में अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ए को प्रोबेबिलिटी बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी क्या है? बी। चलो भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है बताओ? 3/5। 3/5 लिख दीजिए। चलिए, अगली बार क्या है? प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको बच्चा बता दो? 1/2। प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? पी। बी की वैल्यू 1/10 है। ये कंडीशन तो अलग है भाई, ये कंडीशन तो अलग है भाई, नहीं अलग, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है। पी की वैल्यू उसमें पुट ही कर देगा तो निकालोगे क्या? ये कंडीशन कब लगा रहे हैं? जब हमारी ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब अलग से यहां पी लिखेंगे माइनस में 1/2। ए की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। सेकंड पार्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, इंडिपेंडेंट है तब हमारी पी की कंडीशन निकाल। चलो, ये तो कब है पी की प्रोबेबिलिटी? बी की प्रोबेबिलिटी 1/10 कब है? जब ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब के कंडीशन में। अब हमारी इंडिपेंडेंट है तब कह रहा है निकालने के लिए। यार ए की प्रोबेबिलिटी लिख दिया, कितना लिख दिया? 1/t। बी की प्रोबेबिलिटी क्या लिख दिया? पी लिख दिया। अब सॉल्व कर लो इसको। यार ये पार्ट अलग पार्ट है, ये पार्ट में पी की वैल्यू 1/10 तब आई है जब हमारी ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और यहां पर म्यूचुअली क्या होगी? ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तब हमारी यहां पर सॉल्व करो। 3/5
प्लस 1/2 माइनस में क्या होगा बताओ, p में से 1/2 p माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस का 1/2 p आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करेगा, इसको उठा के इधर ले जाएगा, 3/5 में से माइनस करेंगे क्या 1/2 बराबर क्या होगा 1/2 p, क्या होगा भाई 1/10 आएगा, बराबर क्या होगा 1/2 p। इस कंडीशन में p की वैल्यू क्या होगा 1/5। देखो आंसर सही बच्चे, ठीक है, याद करो इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारी इवेंट्स, एक बात हम लोगों ने क्या सीखा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये लिखेंगे। अगर ए और बी, ए एंड बी क्या है भाई म्यूचुअली क्या है भाई एक्सक्लूसिव है, तब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ 0 होगी। ये एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये बात होगी, तीसरी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चौथी है सिंपल प्रोबेबिलिटी, पांचवी नॉट ए की प्रोबेबिलिटी। 5 फॉर्मूले हो गए। धीरे धीरे फॉर्मूले की संख्या इस पे क्या करते जाएंगे बताओ, बढ़ाते जाएंगे। चलिए बनाइए सही बच्चे, और कोई डाउट है तो पूछिए, बनाइए फिनिश कीजिए। 16 सवाल को सही बच्चे बनाएंगे। सुनो सही बच्चे, क्या कर रहा है कि एक हॉस्टल है जिसमें 60% स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे 60% हो गए, 60 बाई में कितना हो गया भाई 100 हो गया। और 40% बच्चे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए भाई 40% हो गए, 40/100। और दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं भाई 20% है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, H इंटरसेक्शन E बराबर कितना दिया है बताओ, सुनो दिमाग कम घुसाओ, अभी बताता हूं, बाई में 100, ठीक है। यहां पर ये नहीं बोला है कि ओनली हिंदी है, यहां पर ये नहीं बोला है ओनली क्या इंग्लिश है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे होंगे और इंग्लिश भी बोल रहे हैं, इसीलिए परसेंटेज जब देख रहे हैं तो 100 से ज्यादा दिख रहा है। हम एक ऐसा आदमी है जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो हम इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, और यहाँ भी प्रेजेंट है, हम इंटरसेक्शन में भी, ठीक है। चलिए भाई, तो कह रहा है पहला प्रोबेबिलिटी आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन में देखो, हिंदी एंड इंग्लिश, देखो सही बच्चे, यहां पर एक हम चार्ट टेस्ट बना रहे हैं, यहां लिखा हुआ ए एंड बी, ए एंड बी का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी लिखा होगा, ए और बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, नॉट बी, जिसको हम लोग ओनली ए बोलते हैं, ओनली ए बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी। उसी तरीके से बी बट नॉट ए, तो क्या लिखेंगे भाई, ओनली बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी माइनस ए लिखेंगे। ये सब कुछ एक्सप्रेशंस है, जिस एक्सप्रेशंस को हमें कभी कभी यूज करना पड़ सकता है। अब आ जाओ सवाल पे, चलिए भाई, अब कह रहा है कि ये सवाल से इंफॉर्मेशन हमने ऐसे लिख लिया। पहला सवाल करता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है, नहीं हिंदी बोलता है नहीं इंग्लिश पे। अब इसको लिखना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला पार्ट में, ए पार्ट में, नाइदर इंग्लिश नॉर क्या हिंदी, ऐसे लिख दो, ये भी चलेगा, या नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी को क्या लिखेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था, H यूनियन E का होल डैश, ये भी चलेगा। क्या मतलब होगा, एक लिटरेचर क्या पढ़ लिया भाई, नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी, नाइदर ए नॉर बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब H यूनियन E का
इंटरसेक्शन निकाल, सॉरी यूनियन निकाल लेते हैं। चलिए भाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, H यूनियन E में फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी H हिंदी प्लस में क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी E इंग्लिश माइनस लगाएंगे प्रोबेबिलिटी H इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक है, हिंदी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ कोई बच्चा, हिंदी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60/100। इसकी कितनी है, 40/100 माइनस कितनी है बताओ, 20/100, यानी कितना हो गया, 80/100। यानी 80% आदमी या तो हिंदी या इंग्लिश या दोनों बोलता है, इसका ये मतलब हो गया। तुमसे पूछ रहा है कितने आदमी नाइदर हिंदी नॉट इंग्लिश बोलते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी आपका किसका निकालना है, H यूनियन E का होल डैश। कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी बाय 1 में से प्रोबेबिलिटी H यूनियन E को माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 80/100, कितना आएगा भाई, 20/100। यानी 20% ऐसे लोग हैं जो नहीं हिंदी बोलते हैं नहीं इंग्लिश बोलते। फिर से समझ लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीचे वाले में भी बोथ बोल रहा है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट वहां जो कह रहा है ना, ये जो पहला लाइन कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉट इंग्लिश, इसका लिटरेचर लिखना जरूरी है। नाइदर हिंदी नॉट इंग्लिश को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये दोनों है। और ये कौन सा लॉ पढ़ाया था हम लोगों ने, याद है तुम लोगों को, डी मोर्गन। इस डी मोर्गन्स लॉ से हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए भाई, फिर हमने यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर लिया, आंसर सही है। चलिए भाई, अब दूसरा कर रहा है, पढ़ो सही बच्चे, इफ सी रीड हिंदी, हिंदी पढ़ता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड क्या, इंग्लिश। अब इसका भी लिटरेचर लिखना पड़ेगा। इफ सी रीड हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश। चलो, ये हिंदी पढ़ता है, मान लो ऐसे थोड़ा समझाने के लिए बना रहे हैं, ये हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, ये क्या है बताओ, इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं। अगर वो हिंदी पढ़ता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ता है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट क्या होगा इसमें बताओ, ये वाला पार्ट कौन है बताओ, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला है। ये वाला पार्ट क्या है, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला। बट ये पूरा पार्ट क्या है, अगर वो हिंदी पढ़ता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, इंग्लिश भी पढ़ता है, तो ये वाला पार्ट भी इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल बाय, कि इफ सी रीड हिंदी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रीड इंग्लिश, यानी प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जबकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी है भाई, कि वो हिंदी पढ़ता है। सॉरी हिंदी के लिए एच लिखो ना। कितने बच्चों को ये बात समझ में आएगा एग्जाम में ही, पेपर में, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, इफ सी रीड, ये गिवन है, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, ये गिवन है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही है, तो कंडीशन हो गया। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E बाई क्या लगाएंगे, H। क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इसका, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन H बाई में प्रोबेबिलिटी क्या लगाएंगे, H। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है पहले से, 20% प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन की, तो 20 बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ बच्चा पाटी, 60 बटे में 100, 60 बटे में 100, कितना घट के आएगा भाई, कट के कितना आएगा भाई, 1/3, 100 से 100 कट जाएगा, 20 से 60 करेगा। बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, बी केयरफुल, बच्चा कभी कभी आदमी खा जाता है। ठीक है, चलिए भाई आंसर देखेंगे, मैच करेंगे, आंसर यही होगा। अगली बार फिर से आपको वही सवाल दे रहा है, बी पार्ट नहीं सी पार्ट में क्या दे रहा है, सही बच्चे देखो सी पार्ट में क्या दे रहा है,
क्या कर रहा है भाई, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये गिवन है, इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ, एच वाई। देखो ये जो स्टेटमेंट के ये जो लिटरेचर इंग्लिश में लिखा हुआ है इसी का ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है उसको प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी कंडीशनल और इस तरीके की प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, इसकी प्रैक्टिस होती है बच्चों के साथ। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ, एच इंटरसेक्शन ई, बाई में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई, एच इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी 20% है, आप लिख दीजिए 20/100, 20/100, बाई में क्या होगा 40/100, 1/, शायद यही आंसर हो। ठीक है, चलिए भाई, तो स्मार्ट क्वेश्चन है, याद रखो इसको, कुछ क्वेश्चन को याद रखा जाता है, बिना याद किए हुए बिना दिमाग में टिकाए, अरे यार 16 क्वेश्चन अलग टाइप का, इसको कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिस मार लेते हैं थोड़ा, तब जाके आपको अपना हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये आप भूलोगे नहीं जैसा कि ये सब है। एक और सवाल देखेंगे, चलो एक सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग बच्चों के साथ, एक सवाल देख लेते हैं। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी, ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और बी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ए टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम 1/2, प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम 1 क्या हो गया भाई 3। चलो भाई, तो if we try to solve the problem independently, find the probability the problem is solved, problem is solved, problem solved होगा। चलो भाई, problem solved, solved problem, solve करने का मतलब इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, क्या मतलब प्रॉब्लम कौन सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व मतलब क्या, या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या क्या कर दे बी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, या ए और बी दोनों सॉल्व कर दे। तो ये इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी दोनों सॉल्व करेगा। चलो ए सॉल्व करेगा, क्या करेगा भाई, ए सॉल्व करेगा और ए सॉल्व करेगा और बी सॉल्व नहीं करेगा। अगली बार क्या होगा बोलो, ए सॉल्व नहीं करेगा बी सॉल्व करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व, यही तो होगा, दोनों सॉल्व कर देगा, ए सॉल्व करेगा बी सॉल्व नहीं करेगा, और ए नहीं सॉल्व करेगा बी सॉल्व करेगा। भाई प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है ना भाई, और करा इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा भाई, कोई बच्चा बताएगा, इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा भाई, अभी हमने सीखा, इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा भाई, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई के क्या होता है बराबर होता है। चलो भाई, अब दोनों सॉल्व कर रहा है अलग अलग, तो क्या लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे ए इंटू क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बी, फिर क्या लिखेंगे, ये भी दोनों इंडिपेंडेंट है, सॉल्व करना ना सॉल्व करना ऐसा नहीं है कि उसका डिपेंड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी किसी और, साफ कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, तो क्या होगा उसका ना सॉल्व होने वाला भी क्या है इंडिपेंडेंट है, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डैश लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ बी लिखेंगे। अब सबकी प्रोबेबिलिटी सब में लिख दो, ए की प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ 1/3, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कोई बच्चा बता दो, 1 में से माइनस करेंगे तो 2/3, बी के नहीं सॉल्व होने, ए के नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, अब बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, एलसीएम कितना आएगा भाई 6, 1 + 2 + 1 क्या हो गया भाई 4/6,
क्या होगा भाई? बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं है? एक बार नहीं बनाएंगे और अगर दिमाग में टिकाएंगे नहीं तो ये तो भूल जाएंगे भाई। चलो भाई, अगला कर रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। बताओ एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व में क्या हटा देंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रोबेबिलिटी को हटा देंगे। एक ही आदमी एग्जैक्टली सॉल्व करेगा, दोनों नहीं सॉल्व करेगा भाई। एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व, एग्जैक्टली वन ऑफ द पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व, तो क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली वन पर्सन सॉल्व। कैसा लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे ए सॉल्व करेगा, बी सॉल्व नहीं करेगा, प्लस में प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा। सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी बी डैश लिखेंगे, यहां पर प्रोबेबिलिटी ए डैश लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ? बी लिखेंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 1/2। नॉट की प्रोबेबिलिटी 2/3। इसकी 1/2 है, इसका क्या है? 1/3। एलसीएम आएगा 6, 2 + 1 3/6, कट के क्या आएगा भाई? 1/2। हाफ प्रोबेबिलिटी है कि एक आदमी कम से कम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, 2 सवाल हो गया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड के एग्जाम में अगर प्रोबेबिलिटी आ रहा है ये क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए लिख लीजिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में। आगे से बच्चों को समझ में? प्रॉब्लम सॉल्व में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ए सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा। ठीक है, सब इंडिपेंडेंट है इसलिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इनटू के बराबर होगा। ठीक है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलिए भाई आ जाइए, एक सवाल और ढूंढ लेते हैं हम लोग। और कोई खास सवाल नहीं है भाई इसमें, एक्सरसाइज में तो कोई सवाल नहीं है। चलो एक सवाल हम लोग 17 कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या? चलो देखते हैं क्या कहते हैं। क्या लिख रहा है बताओ सही बच्चे? कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन नंबर ऑन ईच डाइस व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रॉन्ग। तो आसान है यार, इवन नंबर ऑन ईच डाइस, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। इवन प्राइम नंबर कौन है भाई? 2 है। ईच डाइस पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो कितना होगा भाई? इवन प्राइम नंबर कितने हैं भाई? 2 होते हैं और ईच डाइस पे आना चाहिए तो 2 हो गया आउटकम। और 2 डाइस फेंके होते कितने आउटकम्स हैं? 36। तो कितने आउटकम्स हो गए? 2 करके एक ही तो आउटकम्स आया, 1/30। देखो आंसर, इवन प्राइम तो एक ही है यार 2, और दोनों डाइस पे आना चाहिए। आंसर चेक करो सही बच्चे, ये तो 10वीं का सवाल है यार, नहीं है? फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया भाई? 1 हो गया। 2 इज द फेवरेबल आउटकम जिसमें इवन प्राइम है बोथ डाइस पे, सही तो है। और टोटल आउटकम 2 डाइस पे कितना होगा? 36 आए, खत्म कहानी। क्या फालतू वाला सवाल हो गया। चलिए भाई अब चलो थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं, 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन। अरे बच्चा देखो क्या कर रहा है, 2 इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमने सीखा है 2 इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई? इंडिपेंडेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी होगा। ये तो पढ़ा है भाई, ये ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है। कहता इंडिपेंडेंट होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट अलग अलग कहानी भाई, उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यहाँ इंटरसेक्शन ये होना चाहिए।
फिर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डैश डैश लिखा हुआ, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। बी पार्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, करें एक्सप्लोर। ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए डैश, और यहां पर कुछ साइन नहीं दिया, बी डैश दिया है, तो ये इंटरसेक्शन है। तो सर गजब, हाँ सर गजब, लिखने का ये भी तरीका है, इंटरसेक्शन नहीं लिखा जाता। तो क्या लिखेगा भाई, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या लिखेगा इसको, प्रोबेबिलिटी क्या लिखेगा बताओ, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई। अब ये क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, कोई दिक्कत है किसी को? भाई यूनियन डैश की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो एक में से तो माइनस करेंगे यूनियन की प्रोबेबिलिटी। चलिए अब चलते हैं गाड़ी को लेके आगे की ओर। यही आंसर है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, आंसर तो यही है, बट ये है कैसे, ये निकालना चाहते हैं। चलिए भाई, अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लिखना हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ कोई बच्चा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस में प्रोबेबिलिटी बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी कैसा इवेंट्स है बताओ, इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, इनटू के बराबर लिख देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए लिखेंगे, इस माइनस साइन के प्लस साइन भी माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी लिख देंगे, और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे वो बच्चा बता दो, ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। चलिए भाई ठीक है सर। अब क्या करें भाई कि सर यहां सर कॉमन ले लो सर, इस दोनों को सर ब्रैकेट लगा लीजिए सर। चलिए सर क्या लिख दिया भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए लिख लिया, और यहां कॉमन ले लिया प्रोबेबिलिटी क्या बी, तो बच्चा बताया क्या बचेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सही है। फिर क्या लिखेगा भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है कॉमन ले लो, तो क्या आएगा भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, खत्म कहानी। सुनो ना, हमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं क्या, आ जाओ आप बता दो मौस, नहीं आप बताओ, आप ही बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी सिलेबस खत्म है। अगर आप जैसा कोई बच्चा यहाँ पर आ जाए मेरे बच्चों को बता दे, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली आदमी इंसान हूँ यार, कि मेरा एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जिसको मैंने 10 महीने पढ़ाया, वो इतनी कैपेबल हो गया कि किसी बच्चे को बता सकता है पूरी बैच को, तो मैं बैठ के सुन ही लूंगा यार, मैं भी कुछ सीख लूंगा, मैं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लर्निंग कहीं से होगा। बट अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको चुप होना, ये सिंपल सा लॉजिक है। नहीं तो आप आइए बोर्ड पे, आप बताइए, मैं चुप होकर बैठूंगा, तुमसे ज्यादा शांति से बैठूंगा, क्वेरी भी डालूंगा तुम पर नहीं कर सकते हो तो आप बैठो आराम से। शायद यही कंडीशन लिखा हुआ है 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, इस 1 माइनस पी ए को आंसर तो ये है, ठीक है, बट 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा 1 माइनस पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश, और 1 माइनस पी बी को लिख सकते हैं पी बी डैश। एक फॉर्मूला समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी ए डैश बी डैश, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो नॉट ए एंड नॉट बी, नहीं ए नहीं बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, क्योंकि ये क्या प्रूव हो गया भाई, प्रोबेबिलिटी ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी क्या है। एक बात समझ में आ गई, एक थ्योरी समझ में आ गई, क्या थ्योरी समझ में आ गई भाई, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो नॉट ए और नॉट बी भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि पीए और पीबी अगर इंडिपेंडेंट तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ, इनटू के बराबर होती है, यहां भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के इनटू के क्या है बराबर है, इसीलिए ये बात क्या है। चलिए भाई तुमको सर ये बात कैसे गलत है सर, इंडिपेंडेंट इवेंट में पीए और पीबी बराबर होता है ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं है, इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पीए इंटू पीबी होता है, ये बात तो सरासर गलत है। और Pa प्लस Pb 1 के बराबर कब होता है ये समझ लो, ये तब होगा
जब हमारी पी ए और पीबी ए और बी इवेंट्स, ए एंड बी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। एग्जॉस्टिव भी जैसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता था ना, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता था बताओ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी बताओ, 0 होती है। और एग्जॉस्टिव के केस में होता है पी और पीबी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होगा। साथ में एक यह भी है कि एक्सक्लूसिव भी है और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी होगा, एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव भी होगा। देखो ना ध्यान से, अगर पी ए प्लस में पीबी बराबर 1 है तो क्या मतलब हो गया, पी ए अगर ऐसे लिखें तो 1 माइनस पीबी लिखेगा और 1 माइनस पीबी को क्या लिख देंगे, पीबी डैश लिख देंगे। यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर हो गई क्या, बी के न होने की प्रोबेबिलिटी। भाई ये इंडिपेंडेंट का कंडीशन थोड़ी है, इंडिपेंडेंट का कंडीशन तो हमारा क्या हो गया बताओ, कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सॉरी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इनटू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गया। चलिए एक सवाल और हमारे दिमाग में आ रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा सवाल है, एक सवाल ये है, ऑरेंज बॉक्स वाला सवाल पूछ लेता है। चलिए भाई समझ लेते हैं इस बात सवाल को। कर लिया था, कर लिया तो ठीक है, एक बार मेरे से समझ लीजिए। एक ऑरेंज बॉक्स है, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन 3 रैंडम सेलेक्टेड ऑरेंज, 3 रैंडमली उसमें ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे। मान लो कि ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहला ऑरेंज निकालेंगे, बी एक ऐसा इवेंट है तो दूसरा ऑरेंज निकालेंगे, सी एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीसरा ऑरेंज निकालेंगे। बट एक कहानी दे रखा उसके पीछे, ड्रॉप विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी पहला ऑरेंज ने निकाले इसकी प्रोबेबिलिटी तो कुछ होगी, पर दूसरा ऑरेंज जब निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब पहला ऑरेंज निकल चुका है, इसीलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। एक ऑरेंज निकाला, ठीक है, अगर वो ऑरेंज हमने बैक कर दिया तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी दूसरी बार निकालने के नहीं डिपेंड करेगा पहले वाले पर। बट कह रहा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, देखो ध्यान से यहां पर लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कंडीशनल है। अब क्या होगी, तीसरी जो आपने निकाली, तीसरी जो निकाली वो पहली दोनों पर डिपेंड कर रही है, और इसके नीचे लिख दीजिए ऐसे, यानी फर्स्ट ऑरेंज निकाला गया, सेकेंड ऑरेंज निकाला गया जब फर्स्ट ऑरेंज को रिप्लेस नहीं किया गया, और थर्ड ऑरेंज निकाला गया जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को रिप्लेस नहीं किया, ऐसा लिखा हुआ है। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, करा है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट कहता है कि पहला ऑरेंज तो निकाला सिंपल तरीके से सोचो, पर दूसरा और तीसरा जो निकलेगा वो कंडीशनल होगा, जो पहले पर डिपेंड करेगा। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, साढ़े 3 ऑरेंज अगर गुड है तो जो एग्जामिनी है, जो क्यूसी क्वालिटी कंट्रोलर है, वो कहता है बॉक्स अप्रूव टू सेल, कहेगा कि ये सेल के लिए अप्रूव है। जबकि तुम जैसे डिसऑनेस्ट क्या किए हैं, मैन ने क्या किया कि क्या किया भाई, तुम जैसे हम लोगों ने क्या किया कि अगर 3 गुड बॉल आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, सॉरी अप्रूव फॉर सेल बोल देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स कंटेनिंग 5 ऑरेंज बॉल, 15 मतलब ऑरेंज आउट ऑफ 20, 12 गुड है और 3 बैड भी डाल दिए, 12 गुड है, चलो भाई 12 ऑरेंज गुड है, 12 ऑरेंज गुड है और 3 क्या है, बैड है। अब संजोग ऐसा होगा कि तीनों बैड वाला निकल जाए, तब तो भाई वो डब्बा क्या होगा, रिजेक्ट होगा, बट ये संभव है नहीं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए उम्मीद है कि 12 अच्छे के साथ 3 क्या हो जाए, खराब ऑरेंज भी हमारा बिक जाए, सरा हुआ, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पहला ऑरेंज निकालने की, गुड ऑरेंज निकाल, बैड ऑरेंज निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, तो हमें क्या करा है कि
विल अप्रूव टू सेल, अप्रूव टू सेल है तो हम पहला ऑरेंज क्या निकालेंगे, गुड निकालने की कोशिश करेंगे। तो कितना निकालेंगे, 12/15। पहला तो यही हुआ ना भाई, 12/15। समझा कि नहीं था ना, गुड निकालना है ना, अप्रूव टू सेल करना है। तो 12 में क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा कौन नहीं बताएगा, 11/14। अगली बार क्या होगा, 10/13। अब मैं अप्रूव टू सेल लिखना है तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी सी। ए बार भी गुड निकला, बी बार भी गुड निकला, 3 बार भी गुड निकला, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे, 12/15 मल्टीप्लाई में 11/14 मल्टीप्लाई में कर देंगे 10/13। थोड़ा सॉल्व करेगा सही बच्चे, ये 15 है बॉस। 3 के टेबल में काटेंगे, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15। 5 के टेबल में 5 काटेंगे, 5 दूना 10, शायद अब नहीं कटेगा। 11 दूना क्या हो गया, 22। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88। और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 42 के 2 कैरी कितना आ गया, 4। 14 4 क्या हो गया, 18। देखो तो आंसर सही है, और भी कट सकता था यार, 2 से काटो। 44 बटे में क्या हो गया, 96, 91, 91। अब शायद नहीं कटेगा, क्या आंसर दिया है भाई। पहली बार भी गुड निकालेगा, दूसरी बार भी गुड निकालेगा, बट पहली वाली गुड वाले को रखेगा नहीं, तो 11/14 हो गया। तीसरी बार में गुड निकालेगा तो 10 ही तो बोल रहा है, 10/13 बच गया। 2 तो पहले से निकाल दिए थे गुड वाला, बैड वाला अभी भी पड़ा हुआ है, पर संजोग देखो निकल नहीं रहा। प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है, हाफ से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सेल हो जाने का। नहीं हो गया, 9 पच्चे 45 होता है ना, 0.5 के आसपास है प्रोबेबिलिटी, 0.494 किया, 50% से थोड़ा कम है प्रोबेबिलिटी, बिकी जाएगा, बेच दो। तो इस तरीके से चीजों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और, फिर चलते हैं घर। लास्ट टॉपिक है बेस थ्योरम सिलेबस का, प्रोबेबिलिटी का। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनने की बातें, लिखने की जरूरत नहीं। सपोज कर लो हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, मान लो कि कॉलेज है। कॉलेज में 2 तरीके के बच्चे हैं, एक डे स्कॉलर है और एक हॉस्टलर है। एक हॉस्टल में रहना है तो डे स्कॉलर, अपने घर जाओ, घर से आओ, कॉलेज करो, फिर घर जाओ, ये हो गया डे स्कॉलर। और एक हॉस्टलर हो गया, हॉस्टल में रहेगा भाई। तो ऐसा कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा जो हॉस्टल में रहता और डे स्कॉलर भी होगा, नहीं होगा। यानी पूरे सैंपल स्पेस को, ध्यान से सुनो, पूरे सैंपल स्पेस को हमने 2 पार्ट में बांट लिया। एक ऐसा बच्चा जो डे स्कॉलर है और एक ऐसा बच्चा जो क्या है, हॉस्टल में रहता है। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। मान लो कि 500 बच्चा है, 500 बच्चा में 300 बच्चा डे स्कॉलर है, 200 बच्चा हॉस्टल में रहता है। तो 200/500, 300/500 डे स्कॉलर होने की प्रोबेबिलिटी और हॉस्टलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकल गई। डे स्कॉलर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, Pe1 मान लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया भाई, 200 में क्या हो गया, 500। डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर है। और हॉस्टलर क्या होगा, Pe2 कितना हो गया भाई, 300/500। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग हॉस्टलर होगा। ये पूरा सैंपल स्पेस आपको 2 पार्ट में बांट दिया। और ऐसी पार्ट है E1 ऐसा पार्ट है और E2 ऐसा पार्ट है जिसका इंटरसेक्शन, E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ क्या है, बोलो हाई है। कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो डे स्कॉलर भी है हॉस्टलर भी है, हो ही नहीं सकता भाई। डे स्कॉलर का डेफिनेशन ही अलग है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आप तो हॉस्टलर हो गए। ठीक है, चलिए भाई, यानी आपने पूरे सैंपल स्पेस को डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में बांट दिया। यही तो एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन में कोई नहीं आएगा। चलो भाई एक और बना लेते हैं। मान लो ये है, ये हमारा कैट है, ये हमारा डॉग है और ये हमारी एलिफेंट है। अलग अलग सब जानवर है, नहीं है कि जो डॉग है वो कैट नहीं है, जो कैट है वो एलिफेंट नहीं है। तो हम कहेंगे क्या, डॉग इंटरसेक्शन
कैट इंटरसेक्शन एलिफेंट बराबर क्या हो गया भाई, ऐसे घटना को हम म्यूचुअली क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। यानी हमारी सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के फॉर्म में होनी चाहिए। यानी इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए। और मान लो कि डॉग, सुनो सही बच्चे, डॉग यूनियन कैट यूनियन एलिफेंट बराबर सैंपल स्पेस। सही है, सारे जानवरों का सेट हो गया, नहीं हो गया? यहां पर हो गया क्या, डे स्कॉलर यूनियन होस्टलर बराबर क्या हो गया, सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस। तो जब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जुड़ने के बाद पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव भी है और साथ में क्या है, एग्जॉस्टिव भी है। अब ये बोला गया कि एक बच्चा को सिलेक्ट किया गया, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड आया, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया जिसको ए ग्रेड आया। तो क्या हो सकता है, स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ जिसको ए ग्रेड आया, ध्यान से सुनो, स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ जिसको ए ग्रेड आया, बात सही लिख दिया, स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ जिसको ए ग्रेड आया। बताओ ए ग्रेड आने वाला कौन स्टूडेंट है, ये डे स्कॉलर है भाई, एक स्टूडेंट पकड़ लिया इसको, तो ये क्या होगा, या तो डे स्कॉलर होगा, नहीं तो क्या होगा, होस्टलर होगा। ए ग्रेड भी आया तो कंडीशन होगा E1 से। फिर क्या हो सकता है, यही थोड़ी होगा, एक और हो सकता है, ये क्या होगा कि ए ग्रेड आया है बट उसको क्या है, वो क्या है भाई, होस्टलर। ठीक, चलो यहां से एक एनिमल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एनिमल को सेलेक्ट, एनिमल बिलाई, कहां से बिलाई आएगा इसमें, एनिमल, एनिमल सेलेक्ट कर रहे हैं। एनिमल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, एनिमल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, एनिमल सेलेक्ट होगा, वो डॉग हो सकता है, एनिमल सेलेक्ट, ये क्या है, एनिमल सेलेक्ट करेंगे जो कैट हो सकता है, एनिमल सेलेक्ट करते हैं जो क्या हो सकता है, एलिफेंट। ठीक है, लिखने का ये तरीका, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबैब में। तो तुमसे पूछेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एलिफेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एलिफेंट है, कैसे लिखेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एलिफेंट है, एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं कि सिलेक्टेड जो एनिमल है वो एलिफेंट है और सिलेक्टेड एलिमेंट एनिमल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, है वो का कहीं का, प्रोबेबिलिटी पूरा सत्यानाश कर दिया बेहुदा। वही तू बन गया, तू पूरा चैप्टर पढ़ रहे आती बिलाई। सुनो 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 सुनो, देखो क्या लिख दिया, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखना, इसी को बोलते हैं बेस थ्योरी। सुनो सही बच्चे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेलेक्टेड एनिमल क्या है, एलिफेंट है, एलिफेंट बटे में ए लिखेंगे, ए बटे में एलिफेंट, अपन में एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ए बटे में सी कैट लिखेंगे, कैट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बटे में डी लिखेंगे, डॉग की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बटे में ई लिखेंगे, एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसी तरीके से है, कौन कहा तुमको जाने के लिए, अभी इसने बोला, सुनो, अब क्या है कि ए ग्रेड आया,
हमने कहा ए ग्रेड आया, अब इस बात की ए ग्रेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी की वो होस्टलर है, तो होस्टलर के लिए क्या माने हो E2, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E2। ए ग्रेड आया है ये नीचे लिख दो, बराबर क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए बटे में E2 इनटू क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E2 बाय में क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ए बटे में E1 इनटू प्रोबेबिलिटी E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ए बटे में E2 इनटू प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सॉल्व कर दोगे, होस्टलर के पास ए ग्रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। समझ गया, ये बेस थ्योरी की कहानी है, फिर से होगी, सवाल बनेंगे, जितना थ्योरी था वो मैं बता दिया हुआ, ठीक है। बच गया एक सिलेबस, एक चैप्टर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब क्लास का मोड चेंज होगा, मोड ये होगा कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, पहले हर एक एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, हम लिख के लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कुछ छांट के लाएंगे, कहने का मतलब उसको ये यहाँ कर करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट, पहले इंपॉर्टेंट बनाएंगे फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देंगे, जो एकदम इंपॉर्टेंट है तो पहले इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस कर लो, प्री बोर्ड में आप इंपॉर्टेंट बना के जाओ, कोशिश करो, उसके बाद सेलेक्ट करके पूरे इंटीग्रेशन से 20 क्वेश्चन सिर्फ होगा, वही में से कोई एक आएगा, और आएगा भी, ये भी कंफर्म है, ऐसा नहीं हो कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, 200% आएगा, ठीक है। तो कुछ चैप्टर और कुछ चैप्टर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी के सवाल बता देंगे कौन आने वाला है, उसी टाइप के आ जाएंगे या वही आ जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।